कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। बिल्कुल करोगे ना? टॉप 10 में आना है सबको? बिल्कुल, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, खासकर है ना सारे विद्यार्थियों के लिए। इधर भी देख पा रहा हूँ सर लोग हैं। सर नमस्कार। कैसा लग रहा है नाश्ता? सर बहुत अच्छा है सर, ये तो उम्मीद ही नहीं किए थे जो हो गया। हम तो वैसे भी बिल्कुल बिल्कुल आने के लिए बिल्कुल कहे थे। अरे हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी की जो है बहुत अच्छी सोच है, कहिए सबके लिए। सर ये तो उनका सही सोच है जो आप जो देख रहे हो। ये जी किसी भी जी दूसरे ब्लॉक में नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे ब्लॉक में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये तो हमारे- सर आप बताइए कि कैसा मतलब जो कार्यशाला चल रहा है, क्या लग रहा है बच्चे लोग कैसा मतलब आप लोग समझा पा रहे हैं उनको? देखिए, इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फीडबैक मैं बच्चों की तरफ से दूंगा। बच्चों को जैसा लग रहा है, बच्चे जी। पहले आए थे कि ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्यों बुलाया गया। जी जी लेकिन जी अभी बच्चों के मन में खुशी जो है, जी। ये बच्चों के मन में जो भ्रांति थी सब्जेक्ट के प्रति, जी, परीक्षा के प्रति, जिसको वो लेके अभी जा रहे हैं, रिटर्न जी, वापस जो जा जी। रहे हैं। और इस सब चीज़ से एक चीज़ जो जब वो हमें प्रतिफल देंगे, हमारा ब्लॉक जब आगे रहेगा, तो ये उस दिन पता चलेगा कि एक्चुअल में वास्तव में। बिल्कुल सही। मैं भी वैसे सभी बच्चों से मिल रहा हूँ और बच्चों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बहुत ही बेहतरीन आ रही है। ये सब वही मैं बता बिल्कुल रहा हूँ। सर। ये फीडबैक आप बच्चों से लेंगे ना तो बहुत नहीं मैं ले रहा हूँ क्योंकि जी 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 रिजल्ट में वो देंगे। जी जी ठीक है सर। हाँ बताओ बच्चे। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बेटा कहाँ से आए हो? हाँ पूरा स्कूल का नाम बताओ। सेजेस कोड़ातराई से। कैसा लग रहा है कार्यशाला जो यहाँ हो रही है हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी दिनेश पटेल, श्रीमान दिनेश पटेल जी के द्वारा जो आयोजित है, और इसमें सारे लेक्चरर आए हुए हैं, सारे सब्जेक्ट के है ना? तो क्या समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? पेपर के जो डर थे वो हम लोग का अब कम हो रहा है। कम हो रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा है। और सर लोग बता रहे होंगे, मैं सुन पा रहा हूँ जैसे कि टाइम मैनेजमेंट करने हैं हमको, है ना? कि हमको 3 घंटे को कैसे यूज करने हैं और किन किन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है ना? छोड़ना कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो बिल्कुल, और मैं सबके लिए सबको जो है शुभकामनाएं देता हूं मेरे ओर से। मैं भी एक शिक्षक हूं और सबके लिए शुभकामनाएं हैं कि भैया सब लोग जो है टॉप 10 के लिए कोशिश करो और आ जाओ, है ना? इधर हमारे एक मैडम भी हैं। मैडम आप कहाँ से हैं बताइए? मैं सेजेस कोड़ातराई से। मैडम आपका नाम? श्वेता ढोबले। ढोबले जी। अब सब्जेक्ट क्या लेती हैं आप? मैं अकाउंटेंसी कॉमर्स। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, कैसे लग रहा है यहाँ पर अभी मेरी कार्यशाला में क्लास आकर? अभी होनी है। अच्छा ये अच्छा कार्यशाला मैं पिछले 5 सालों से अटेंड कर रही हूँ जी। और इसके कारण बच्चों में जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना और बढ़ जाता है। और हर सब्जेक्ट में जो है इससे इनके 4-5% जो है अगर बढ़ते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आपके हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कही है, और बच्चों के लिए तो है ही वो एक यहाँ पे उनको एक माहौल मिलता है। माहौल मिलता है। क्योंकि क्लास में हम हर प्रकार के बच्चों को वो करते हैं, मोटिवेट करते हैं। यहाँ जो है खास उनके विशेष कैसे और बढ़ाया जा सकता है। जी जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मैडम। इधर भी कुछ बच्चे लोग खड़े हैं। बताओ बेटे, यहाँ कार्यशाला में जो आज जो बताई जा रही है कैसे लग रहा है सारा? अच्छा लग रहा है। बिल्कुल खुल के बताओ, है ना? मैं भी एक शिक्षक हूँ, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। तो कार्यशाला में जो बता रहे हैं क्या करोगे अब इसके बाद, क्या तैयारी करोगे, किस तरह से करोगे तैयारी? ब्लूप्रिंट के अनुसार। मैंने कोई भी क्वेश्चंस क्या करने हैं, छोड़ने नहीं है। टाइम मैनेजमेंट करके एग्ज़ाम देना है, ठीक है? चलो अच्छी बात है। तो लगा होगा आया है, जब तुमको लगा तो आना चाहिए ना। इसका मतलब वहां पे 2 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम, तुमको लगा लेकिन तुमने खुद का आकलन सही से नहीं किया, और दूसरा प्रॉब्लम, आपने भी जो किया 100% दिया लेकिन चेकर को नहीं लगा कि इसने 100% लिखा है। समझ आए? तो हम लोग इन दोनों चीजों में बात करेंगे, अपना आकलन कैसे करना और इंप्रूव करना है, और दूसरा चेकर को कैसे इंप्रेस करना है कि चेकर को भी लगे कि बच्चे ने 100% लिखा है। तो ये जो 20% जो टॉपर्स के रेस में आता है, वो इसको कैसे 100% में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और अगर ये 20% कवर हो गया तो फिर टॉप 10 मार्क आएगा। ये बाकी हर कोई बनाएगा, चाहे किसी भी स्कूल का हो, हर कोई बना लेगा। ये तो पासिंग मार्क वाले हैं, ये जो बना लेगा वो 80 से 85-90% वाले हैं, और ये जो बनाएगा कठिन प्रश्न वो किसमें आएगा? टॉप 10। अब टॉप 10 में ये जो कठिन प्रश्न बता रहा हूं उसमें आता है न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस। कितने लोग हो जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो? सॉल्व करते हो, यानी कि टॉप 10 की तरफ कदम बढ़ा चुके। कितने लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते? मुझे लगता है कि ज्यादातर बायो वाले होंगे जो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते, क्योंकि बायो वाले डेरिवेशन और न्यूमेरिकल से भागना चाहते हैं, और भागने वाले टॉप 10 से भी भाग जाते हैं। तो रहना है टॉप 10 में कि भागना है? रहने के लिए न्यूमेरिकल को फेस करना ही पड़ेगा। समझ आए? अब मैं आगे बढ़ता हूं। जो पीडीएफ में बता रहा था क्या क्या हम लोग देख सकते हैं एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद।
फिर मैं लास्ट में एक कॉपी बताऊंगा टॉपर्स का। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले लिखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने क्यों रखा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वेटेज था। यहाँ पे मैंने लिख दिया चैप्टर कहाँ से कहाँ तक का है, 10 to 13। तो इस चैप्टर में जो जो आते हैं हमको उसका ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर इजी टू लर्न, यानी कि पढ़ते समय लगता है कि ये रिएक्शन तो आसान था, फ्रीडल क्राफ्ट का डिग्री आ गया या रूजेंट अपचन आ गया, कितना आसान रिएक्शन है। एसिड क्लोराइड का अपचन पैलेडियम युक्त सोडियम सल्फाइड के साथ करने से एल्डिहाइड का निर्माण होता है, सब लोग जानते हो। लिख दिए, 2 नंबर का आया था, मिला 1 नंबर। अब घर में बोलोगे हम तो पूरा पूरा लिखे थे, नंबर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस एरो के ऊपर में PDBSO4 लिखे थे क्या? आपको अंतर का आधार याद ही नहीं आ रहा, तो आप ये मत सोचना कि मेरा गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, है ना। आप क्या करेंगे, जैसा डिवाइड करके लिखना है उस वैसा ही लिखेंगे। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जब आप अंतर लिखेंगे, समय अध्ययन और आपने गति अध्ययन लिखा, पहला पॉइंट लिखा है ना, इसमें स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है, इसमें गति के लिए इसका प्रयोग। उसके बाद आप क्या करते हैं, वहीं से फिर जहां खत्म हुआ उसका दूसरा नेक्स्ट लाइन से आपने दूसरा चालू कर दिया, नहीं, आप क्या करिए, एक लाइन छोड़ दें। साफ साफ कहने का मतलब है ना, साफ साफ आपको बताना है, लिखना है, उससे बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपको उत्तर तो सब मालूम है ना। तो आप क्या करते हैं, पहला नंबर खत्म हुआ, दूसरा नंबर खत्म हुआ, तीसरा नंबर, ठीक। आप उस जगह में थोड़ा सा अच्छा कर दीजिए, पहला खत्म हुआ, एक लाइन छोड़ के दूसरा, ठीक है, उसी प्रकार उसका इधर, ठीक। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आपको ध्यान देना है। जहां तक प्रबंध का कार्य में बात आ रहा था, उसमें मुख्य कार्य कितने हैं, 7, 5 नहीं 7, है ना, मुख्य कार्य 7 है, और सहायक कार्य कितने हैं, 4। तो कई हम जब कॉपी चेक करते हैं उसे बोलता है प्रबंध के सहायक कार्य लिखो, बच्चा मुख्य कार्य लिखे, वो क्या सोचता है खाली प्रबंध के कार्य, नहीं, कार्य दे, ठीक। दोनों में अंतर है, मुख्य और सहायक में, ठीक है। सहायक में 4 है ना, उस 4 बिंदु का ही, जब सहायक बोलेगा तब उस 4 बिंदु का ही उल्लेख करना है, ठीक है, और बाकी का नहीं करना है। समझ में आया? सहायक जब बोलेगा तभी, है ना। और एक कुछ बोल रहे थे सर सहायक और उसके बारे में, ठीक, हाँ। नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो मत लिखिए, ठीक है। लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन मान लो किसी कारण से आपको याद नहीं है, अब कैसे करेंगे? अब आप क्या करेंगे, उस कॉलम को आप छोड़ देंगे, दोनों अंतर को लिखेंगे, तो चेकर के ऊपर क्या होता है, नंबर काटने का एक बहाना मिल जाता है। अगर आपको बढ़िया नंबर मिल रहा होगा, 100 में 100 मिल रहा होगा, है ना, या 80 में 80 मिल रहा होगा, अरे ये तो थोड़ा वहां गोल कर देगा, ठीक। अगर मान लो पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, या उसका एक तरीका और भी है, मान लीजिए वो आधार आपको सेम टू सेम याद नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ याद आ रहा है, तो आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ने की बजाय लिखो, है ना। और हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर में आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि मेरे को सब प्रश्न हल करके आना है, ठीक। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए मैं 6 नंबर का क्वेश्चन हल कर रहा हूं, है ना, थ्योरी का। अब मैंने 4 पॉइंट लिखा, 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरे को अचानक 2 क्वेश्चन याद है, 2 पॉइंट याद नहीं आया, तो अब उसके लिए आप बैठे मत रहिए, क्या है जी, क्या है, ऐसा करके बैठे मत, बिल्कुल नहीं। आप क्या करिए, उतना जगह आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। 30 सेकंड में हम लोग का रिजल्ट देखिए, पता चल गया भाई अच्छा पाएगा तो मिठाई मिठाई बांटो, अब नहीं तो क्या होगा आपको पता है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि समय कम होते जाता है, और उस कम समय में हम लोग को बहुत अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है, पता नहीं पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग को मेहनत तो आप कर रहे हो, उस मेहनत को सही दिशा में हम लोग को लेके जाए, ठीक है। काट छाट भी देखो हमारे बच्चे करते हैं, हम सब कोई जैसे मान लो एक लाइन बोल गलत हो गया तो बहुत सारे बच्चे उसका रंगोली बनाना चालू कर देते हैं, काटो तो 10 बार काटो, तो बिल्कुल ऐसा मत काटो, गलत हो, हम मनुष्य हैं, विद्यार्थी हैं, आप गलती होना स्वाभाविक है, एक लाइन काट को छोड़ दो, ठीक है। ऐसा नहीं को परीक्षा को बताना है, देखो भैया मैं गलत किया तो तुम ठीक से देखो, उसको बताने की कोई आवश्यकता है, एक लाइन काटो, उसको बोलो, आगे प्रश्न सुनिए, ठीक। और जो प्रश्न आप जानते हैं ना, उस प्रश्न को जरूर पहले लिखने का प्रयास करना, क्योंकि आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं। और जो प्रश्न अच्छी तरह से आपको याद नहीं उसको छोड़ दो,
जो अच्छे अच्छे जानते हैं उसको लिखते जाकर उसको बाद में देखा जाएगा ना, समय बचा रहेगा। ठीक। अच्छा, और मैं बता दूं, जो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात होती है हमारे, ओवर कॉन्फिडेंस मतलब समझते हो ना, अति आत्मविश्वास, वो भी ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, मेरे से तो बन जाएगा, मैं इस विषय को नहीं पढ़ूंगा तो चल जाएगा, बिल्कुल मत छो। क्योंकि जो बहुत सारे, देखो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, टॉपर स्टूडेंट प्राय हिंदी संस्कृत में कम अंक भी होता है। यहाँ पर धातु रूप शब्द लोग थोड़ा सा चाहेंगे, एक और कहीं पे आप जो है रुक जाते हैं, और वो है आपका उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति में इस तीन चीज पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, है ना। धातु रूप से जो प्रश्न आएंगे, धातु रूप आपने क्या दिया हुआ आपका अव्यय, ठीक है। धातु रूप और अव्यय से 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। पिछले बार क्या किया था देखिए, धातु रूप को विकल्प वाले में पूछ दिया था। आप ब्लूप्रिंट देखते होंगे तो ब्लूप्रिंट में थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो धातु रूप आब्लिक अव्यय दिया रहता है और सामने में 1 नंबर वाला 2 प्रश्न और 3 नंबर वाला 1 प्रश्न दिया रहता है ना। वहां पर आप ये मत सोचिए कि 1 नंबर वाला 2 प्रश्न है तो वो धातु रूप से पूछेगा और 3 नंबर वाला को अव्यय से पूछेगा, ऐसा आप कभी भी मत सोचिएगा। हो सकता है कि धातु रूप को 1-1 नंबर वाले प्रश्न में पूछ दे, अव्यय को 3 नंबर वाले में पूछ दे। पिछली बार पूछा था ना, 2 लाइन दिया हुआ था, प्रश्न पत्र रखे आप लोग रखे ना, तो 2 लाइन दिया था, कहता है कि इसमें जो है आप 3 अव्यय पद छांटिए, दिया था ना। तो अव्यय को 3 नंबर में पूछ दिया गया था, धातु रूप को विकल्प वाले में पूछ दिया गया था। तो हमारे संस्कृत का 75 नंबर तक नहीं पहुंच पाने का आप लोग का वजह ये है, पहला धातु रूप। अब कठिन भाग है ये, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार, उसमें परस्मय पद फिर आत्मनेय पद, ठीक है। लट लकार का आपका हो जाएगा प्रथम पुरुष का 3, मध्यम पुरुष का 3, उत्तम पुरुष का 3। आप लट लकार का परस्मय पद तो याद कर लेते हैं, आत्मनेय पद में आप रुक जाते हो। क्यों रुकते हो? क्यों रुकते हो? आपको दिखाई नहीं देता? आपके पापा झोला लेके बाहर खड़े हैं, बैठे हैं 4 घंटे से, दिखाई नहीं देता क्या जो आप रुक जाते हो वहां पर? क्यों रुकते हो आप लोग वहां पर? याद नहीं हो सकता आत्मनेय पद का? हो सकता है ना। जब याद नहीं होगा तो उनको याद करना, तब याद हो जाएगा। जब भी याद नहीं होगा उसको याद कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। आत्मनेय पद का आप लोग आज ही याद करेंगे, तब जा करके वो आपका वो टॉप 10 में नाम आएगा। टॉप 10 मतलब उसमें 100 लोगों का नाम रहता है, आदरणीय सर लोग आपको बता चुके हैं। समान अंक रहता है तो संख्या बढ़ती है, किसी 10 से वहां पर नहीं रहते हैं। आज ही आप याद कीजिएगा आत्मनेय पद का, ठीक है। आपने आधा रास्ता तय कर लिया। अब आत्मनेय पद का सूत्र बताऊंगा, फिर उतना समय है नहीं, वो भी उतना कठिन नहीं है। आप लोग आत्मनेय पद का लट और लिट को याद कर लेते हो, अते अते अंते असे अस्य अद्वय ए आवे आम हे सत्य सत्य संते कर लेते हो। इधर आ जाओगे विधि लगा अलग लगा में तो गड़बड़ाते हो ना। और वहां पे फिर उभय पद, वाणिज्य गणित, ट्रिग्नोमेट्री, ज्यामिति, गणितीय कथन और क्षेत्रमिति, ठीक है। इसके अलावा 4 अंक और 3 अंक बचे, कौन से? 4 अंक के और 3 अंक के, ठीक। तो ब्लूप्रिंट जनरली आप लोग सबको पता ही होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वीक सेक्शन के होते हैं, वो ब्लूप्रिंट को देखते ही नहीं, क्योंकि उनको तो पुस्तक ही देखना नहीं रहता है, ठीक है। फिर भी हमारी कोशिश ये रहती है कि सारे बच्चे इसके बारे में समझें और ब्लूप्रिंट के आधार पर ही चले, ठीक। मैं आपके लिए ब्लूप्रिंट को इसलिए पेश नहीं करना चाह रहा ज्यादा, ताकि आपको पता है आप ऐसे बच्चों में से हैं जो पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक। या मैं यूं कहूं दूसरे शब्दों में कि कोयले के खदान से निकाले हुए एक आप ऐसे हीरे हैं जिसको सिर्फ हम तराश रहे हैं, और आपको उस शोरूम में जाके बैठना है ताकि आपको आगे लोग देखें। समझ में आ रहा है? हम चाह रहे हैं कि 75 में 75 नंबर आता है, न केवल मैथ्स में, न केवल हिंदी में, न केवल इंग्लिश में, बल्कि सारे के सारे सब्जेक्ट में 75 to 75 नंबर हमको चाहिए, ठीक। मेरे से पहले जितने भी सर ने आप लोगों को गाइड किया कि टॉप 10
टॉप 10 में केवल 10 बच्चे ही शामिल नहीं होते, आप सारे के सारे बच्चे टॉप 10 में शामिल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? हो सकता है आप में से 25 लोगों का 99% आए, आप में से कितने लोगों का 25 लोगों का यदि 99% आता है तो ये 25 बच्चे भी टॉप 10 में शामिल होंगे। क्लियर है? यदि मान लीजिए 99% आता है 75 बच्चों का, तो 75 बच्चे भी टॉप 10 में शामिल होंगे। इसलिए ऐसा ना समझे कि यहां पर बैठे केवल 10 लोग ही टॉप 10 में आएंगे, आप सारे के सारे बच्चे टॉप 10 में आ सकते हैं। कॉन्फिडेंट है? बोलिए यस। चलिए अब हम कहां पर मैथमेटिक्स में मिस्टेक करते हैं, चैप्टर वाइज देखते हैं। सबसे पहले गणित का मतलब ये साइन, सिंबल, प्लस माइनस, ठीक। कहां पर मिस्टेक करते हैं हम लोग बताइए? किसमें? चिन्हों में। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं वर्ग समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है। यदि मान लो एक क्वेश्चन आया पेपर में, तो हमको पहले तो यह तय करना है कि इसको हम किस मेथड से बनाएं। कंफ्यूजन नहीं पर होता है। हम 3 मेथड पढ़े हैं, ठीक है। कभी कभी हमको बहुत सारा चीज परोस दिया जाता है जो कि आवश्यकता भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो हमारे सिलेबस में रहता है तो हमको पढ़ना पड़ता है। आपके लिए अभी ऐसा समय है कि इसमें से ऐसे मेथड को सेलेक्ट करें जो आपके टाइम मैनेजमेंट में भी काम आए, आपके नंबर को भी फाइनल करें, पूरा के पूरा नंबर आए। क्लियर है? वर्ग समीकरण को हल करने की कितनी मेथड पढ़े आपने? 3 मेथड। पहला कौन सा? गुणनखंड, और पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा है आपका सूत्र विधि। इन तीनों विधि में से यदि आपको चॉइस दिया जाए कि कौन सा विधि को पहले अपनाएंगे, आपका ऑप्शन क्या है? सूत्र विधि। क्यों? सरल है। पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि, सरल है भी, लेकिन प्राथमिकता आप किसको दे रहे हैं? सूत्र विधि को। क्या होता है इसका सूत्र? कोई एक खड़े होकर बोलिए, बोलिए, कोई भी खड़े होकर बोलिए, आप बोलिए। 2 x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है? इस फार्मूला से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उसका 2 सॉल्यूशन आएगा, 2 हल निकलेगा। ठीक है? क्लियर है? फार्मूला सही है? फार्मूला सही है? कितने लोग कॉन्फिडेंट है कि फार्मूला सही है? फार्मूला इज रॉन्ग। ठीक है? 2a पूरे का बट्टे होता है माइनस b और c। 2a पूरे का बट्टे होता है और अंडर 4ac। 80% अभी यहाँ पे हम लोग रॉन्ग हो गए। प्लस माइनस, ठीक है? 80% हम लोग रॉन्ग हो गए। बस इसी चीज को आप लोगों को बताना है, बाकी आप लोग सब जानते हैं। हम जानते रहते हैं, फिर भी हमारा हाथ कभी कभी मिस्टेक चला जाता है। जब भी हम आंसर लिखते हैं कॉपी में तो गलती से हो जाता है। उसी को कॉन्फिडेंटली, यदि आपको हम इस मिस्टेक को यहाँ पर बता रहे हैं, आपके एग्जाम हॉल में याद रहेगा कि सर ने ऐसा वहां पर कहा था, वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, चाह कर भी नहीं होगा। आपका हाथ अंडर रूट वाला यहीं पर जाके रुकेगा और यहां से शुरू होगा। पैटर्न से बन रहा है वो आपको पता है, तो आंकड़े बदल जाए चाहे साझेदार बदल जाए, आपको विधि तो वही अपनानी है कि सबसे पहले दायित्व को कहाँ लिखना है? क्रेडिट में लिखना है।
संपत्तियों को डेबिट में उतार दोगे। किस मूल्य पर उतार दोगे? ये मालूम है आपको, सूत्र आपके पास है। मान यदि बदल जाए तो भी आप उसको हल कर सकते हो ना। तो बस वही आपको करना है। मालूम क्या है, वसूली खाता आना ही है, नियम आपको पता हो। ठीक, तो 6 नंबर के प्रश्न हो गए। 6 नंबर का एक प्रश्न कंपनी से दिया था। कंपनी से जो प्रश्न आते हैं उसमें क्या है, 6 नंबर की एंट्रीज आएंगी। उसमें क्या आएगा? आवेदन की राशि प्राप्त हुई, आवंटन की राशि प्राप्त हुई। अब उसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन देखने में बहुत टाइम लग जाता है। प्रश्न में बार बार लिखा रहता है ना कि 1 रुपए जो है, रुपए 1 आवेदन पर, ठीक, फिर कॉमा रुपए 2 आवंटन पर। तो आप हर बार क्वेश्चन को देखते हो, उसकी जगह आप क्या करोगे, एक सिंपल अपना एक नोट तैयार करोगे। कैसे नोट तैयार कर लिया? इस प्रकार से। सबसे पहले इसमें भी जो है मेन, आप लोग क्या करना, किस कंपनी का है उसका नाम जरूर लिखो। उसको लिखते नहीं, जनरली हम लोग सीधा जनरल प्रश्न शुरू कर देते हैं। तो अगर आप लिख रहे हो तो उसमें लिखो एक्स लिमिटेड की पुस्तकों में पन्नी प्रविष्टि। अब यहाँ लिख दो कि कंपनी ने कितने अंश, कितने रुपए वाले निर्गमित किए, मूल्य पर या बटे पर। उससे बड़ा है ना, अति लघु उत्तरीय से लघु उत्तरीय यानी उससे बड़ा। ये कितने का होना चाहिए? कम से कम 20 शब्द, 30 शब्द ना, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन, 3 लाइन से 4 लाइन, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा जो है नहीं होना चाहिए। आगे चलते इसमें एक का हो गया, ठीक है, 1 नंबर का हो गया। इसके बाद तुम्हारा 3 नंबर का, 3 नंबर का हो गया। अब ऐसा है 3 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, इसमें आपको 2 नंबर का मिलेगा, ठीक है, 3 नंबर का और 5 नंबर का। 2 नंबर वाला क्या चीज है? 2 नंबर है कि नहीं है? 1 नंबर है, 1 नंबर है ना, 1 नंबर है। 1 नंबर मतलब अति लघु उत्तरीय, और 3 नंबर मतलब 5 नंबर मतलब दीर्घ उत्तरीय के लिए क्या करते हैं देख लेते हैं। इसमें क्या क्या करते हो आप, क्या क्या गलतियां करते हो उसको बता रहा हूँ। दीर्घ उत्तरीय के लिए लगभग कितने शब्द की आवश्यकता होती है? 250 है ना। तो क्या करते हैं, इसमें कैसा लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। हमारा गूगल में पॉइंट होता है, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इस प्रकार से पॉइंट वाइज लिखते हैं। तो इसमें आप क्या गलतियां करते हो आप बताओ। इसमें पॉइंट सिस्टम लिखना है तो क्या करते हो, यहाँ पर 1 नंबर है ना, उत्तर क्रमांक यहाँ पर 5 लिखे है ना, या 6 या 7 या 10 जो भी है वो लिखे। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर 1 नंबर दिए, इसके बाद यहाँ पर 2 नंबर देते हैं, इसके बाद यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और 6 और 7, 8, 9 का करके ऐसे देते हैं। तो ऐसा आपको देना नहीं है। तो इधर जो है बहुत सारे गार्जियन लोग आए हुए हैं। बच्चे के गार्जियन लोग, देखते हैं इन लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है। आज के इस कार्यशाला में ये लोग अपने बच्चों को छोड़े हैं, तो मैं थोड़ा पूछता हूँ इनसे। आपका नाम बता दीजिए। लोचन प्रसाद राणा है। कहाँ से आए हैं? पड़ीगांव हायर सेकेंडरी स्कूल से। अच्छा, तो आपके बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर? हाँ, आए हैं। कौन से क्लास में? 12वीं। हाँ, तो क्या पता चला, कुछ चला, कैसा चला कि कार्यशाला जो हो रहा है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बच्चे लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और पालक लोगों को भी बढ़िया नाश्ता, जलेबी, चाय बढ़िया पिलाए हैं। यहाँ का व्यवस्था ठीक है, बढ़िया है। और जो बच्चे लोग से आप लोग मिल पाए थे कि बीच में मिले हैं कि नहीं मिले? वो जो लंच के समय मिले थे कि नहीं? बच्चे के समय में हम लोग मिले थे और पूछे भी। तो बच्चे लोगों का प्रतिक्रिया कैसा रहा, कैसा बताया? बहुत उत्साह से बोल रहे हैं। उत्साह से बोल रहे हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा। और कोई आप आप लोग बताइए कैसा लग रहा है प्रशिक्षण में? बच्चे लोग छोड़े हैं तो बढ़िया है। कहाँ से आए हैं आप? 12 डोली। 12 डोली से। आपका बच्चा कौन सी क्लास में है?
10वीं में है। बच्चे लोग से मिले थे लंच के समय? हाँ मिले। तो क्या बताए, परीक्षा के लिए तैयारी कैसे चल रहा है बताए, सर लोग क्या बता रहे हैं, बच्चे लोग को कैसे पता चला? बढ़िया बताए, चलिए धन्यवाद। इधर आप लोग कहाँ से हैं? कठानी से। कैसे लगा आप लोग क्या यहाँ का? बढ़िया। आपका बच्चा कौन सा क्लास में है? 12वीं में है। हाँ। तो आप बच्चे से मिले थे लंच के समय, क्या बताए आपके बच्चे? बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया, पढ़ाई भी बढ़िया अच्छा चल रहा है। हाँ। चलिए ठीक है, बढ़िया। इधर आप बता दीजिए, आपका नाम? कुबेर प्रधान। कहाँ से? छपुरा से। कैसा लगा आपको? ठीक लग रहा है गुरुजी। ठीक लग रहा है। हाँ। बच्चे लोग से लंच में मिले थे लंच के समय? हाँ, लंच के समय मिले। क्या बताए बच्चे लोग? बढ़िया हो रहा है बोल रहे थे। अच्छा, मैंने परीक्षा में अच्छा नंबर लाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं या करेंगे, इसके लिए तैयारी चल रहा है? हाँ। अच्छे से बता रहे हैं। हाँ, आप बता दीजिए कैसे लग रहा है आपको? आपका नाम बता दीजिए। कैलाश साहब। कहाँ से? नेतनगर से। कैसा लगा आपको? ठीक। लंच में बच्चे लोग जो निकले थे उस समय जो नाश्ता मिला था, तो मिले थे बच्चे लोग से? मिले थे। क्या बताए आपके बच्चे? जो भी है प्रशिक्षण के लिए तैयारी करवा रहे हैं करके बोल रहे थे। परीक्षा के लिए? हाँ। परीक्षा की तैयारी। हाँ। तो परीक्षा में क्या टॉप 10 लाने के लिए कि कैसे बता रहे थे? टॉप 10 लाने के लिए है ना? ठीक। तो प्रशिक्षण आप लोगों को ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आप लोगों को भी, और मेरी शुभकामनाएं हैं सभी लोगों के, आपके बच्चे लोग जो हैं बिल्कुल अच्छा नंबर पाएँ, अच्छे से जो कवर करें और अपना लाइफ भी अच्छा बनाएं, है ना? आप बता दीजिए, आप कहाँ से आए हैं? हाँ, नेतनगर से आया हूँ सर। हाँ, कैसे लगा आपके में यहाँ आकर आप लोगों को? हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो कौन से क्लास में है बच्चा आपका? मेरी बच्ची 12वीं में है। 12वीं में है। क्या विषय है? गणित संकाय में है। तो आप लंच में मिले थे उनसे? हाँ, मिला था। तो क्या बताई बच्ची? परीक्षा में टॉप 10 आने के लिए अच्छा गाइडलाइन दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा बताया? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं भी शुभकामनाएं देता हूँ आप लोगों के, सभी बच्चों के लिए शुभकामनाएं हैं कि वो बच्चे जो हैं बिल्कुल टॉप 10 में आएँ और बहुत अच्छा करें और आप लोगों का नाम रोशन करें, साथ में विकासखंड का नाम हो, है ना? इसी तरह करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ का भी नाम हो जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आप लोगों को। साथियों, कार्यशाला तो अभी चल रही है, अभी तक जारी है। 4 बज चुके हैं और देखते हैं कितने बजे तक जो है ये कार्यशाला ख़त्म होगी। आज आप लोग देख पाए हैं कि लगभग क्लासेस जो हैं विषयवार चल रही हैं, जहां बच्चे लोगों को आज तरीका बताया जा रहा है कि किस तरह से वो जो है बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे, कैसे अपने समय का प्रबंधन करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर पाएंगे ताकि टॉप 10 में आ जाएं। तो इस तरह से जो है यहाँ का प्रयास चल रहा है हमारे शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी का। तो कार्यशाला का वीडियो आप लोग देखे हैं और मैं साथ में दिखा रहा हूँ कि जो स्कूल यहाँ पर एक स्कूल है संत जेरोम मियामी स्कूल, मियानी स्कूल जकेला का, तो इसका व्यू भी मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि दिखा दूँ। तो देखिए इस तरह का यहाँ पर नज़ारा है। तो इसी स्कूल में जो है ये कार्यशाला चल रही है और इधर देखिए इसी स्कूल के जो छात्रावासी जो विद्यार्थी हैं वो लोग यहाँ पर अभी खेल रहे हैं, खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ लोग बॉल खेल रहे हैं, कुछ लोग क्रिकेट भी खेल रहे थे, शायद मेरे ख्याल से खेल ख़त्म हो गया है। ये देखिए, तो बहुत अच्छा नज़ारा है स्कूल का। ये स्कूल की बिल्डिंग और इसी के अंदर जो है अभी तक कार्यशाला जारी है। इधर बगल का दृश्य। मैं भुवनेश्वर पटेल APC समग्र शिक्षा से। आज मैं सेंट जेरोम स्कूल जकीला विकासखंड पुसौर में हूँ। यहाँ पर विकासखंड पुसौर के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको एक दिवसीय कार्यशाला रखी गई है ताकि अधिकतम संख्या में इन्हें मेरिट सूची में लाया जा सके। बच्चों को प्रयास ये किया जा रहा है कि बताया दें कि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है। साथ ही साथ बच्चों को लिखने के तरीके सिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से अधिकतम अंक प्राप्त करके मेरिट सूची में अपना स्थान बना सकें। इसके लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री दिनेश पटेल जी के द्वारा प्रयास किया गया है और विकासखंड के सभी जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको आमंत्रित करते हुए कक्षा 10वीं 12वीं दोनों का, साथ ही जो विषय विशेषज्ञ शिक्षक हैं उनके द्वारा उनको बताया जा रहा है कि किस तरीके से प्रश्नों का उत्तर दिया जाए ताकि बच्चे अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसीलिए मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ। धन्यवाद। मैं CN चौधरी, प्राचार्य स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल औरदा। आज संत जोरेम स्कूल जकीला में ब्लॉक स्तरीय
प्रतिभावान बच्चों के लिए मार्गदर्शन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें 85% से ऊपर अंक प्राप्त कर सकने वाले बच्चों को विषय विशेषज्ञों के द्वारा, विभिन्न शिक्षकों के द्वारा उनको टिप्स दिया जा रहा है ताकि वो मेरिट में स्थान बना सकें और ब्लॉक का नाम ऊंचा रख सकें। जिले में पुसौर ब्लॉक का हमेशा मेरिट में आने वाले बच्चों की संख्या अधिक रहती है, हमेशा अग्रणी रहते हैं, उनको हमेशा आगे रखना है। लेकिन हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी की भी एक अच्छी सोच है कि इतना बड़ा आयोजन आज सभी बच्चों के लिए रखे हैं और सभी शिक्षकों को अलग अलग विषय अनुसार कक्षों में व्यवस्था दी गई है ताकि विषय के अनुसार से भी कोई कमी न रहे और ये उनके लिए एक बहुत बेहतर अवसर है उनके जीवन के लिए मार्गदर्शन मिलना। मैं राजकुमार पटेल व्याख्याता शासकीय हाई स्कूल बड़े हरदी से आया हुआ हूँ और सामाजिक विज्ञान का टीचर हूँ और हमारे विकासखंड स्तर पर विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों से जो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं टॉप 10 की श्रेणी में आने के लिए 2-4 नंबर के लिए जो पीछे रह जाते हैं मानवीय त्रुटि के कारण, ये त्रुटि न हो उसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ताकि टॉप 10 की श्रेणी में हमारे विकासखंड के विद्यार्थियों की संख्या अधिक से अधिक आ सके। और इसमें विशेषकर सामाजिक विज्ञान में कुछ मूलभूत जो त्रुटियाँ जो होती है जानते हुए अनजान बन जाते हैं, इसका प्रशिक्षण मैं समाज विज्ञान को देता हूँ। मैं कमलेश जायसवाल व्याख्याता अंग्रेजी शासकीय हाई स्कूल भुनगा से आज यहाँ जकेला में हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा या उनके पहल से एक बहुत अच्छा शिविर जो मेधावी छात्राओं के लिए छात्राओं के लिए प्रतिभावान छात्राओं के लिए रखा गया है, जो 90% से ऊपर ला सकने के योग्य हैं उनको चयन करके स्कूल के माध्यम से यहाँ बुलवाया गया है और सारे बच्चों को अलग अलग विषय शिक्षकों द्वारा विषय एक्सपर्ट के माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे हमको 90% से ऊपर गेन करना है और टॉप 10 में अपनी जगह बनानी है। तो ये बहुत अच्छा पहल है बीओ साहब का। तो इसमें बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और बच्चों को अच्छा लग रहा है। बच्चों का फीडबैक भी अभी से आना शुरू हो गया है, बच्चे टीचर से मिल के काफ़ी खुश हो रहे हैं और ऐसे हमारे बीओ साहब पिछले कई सालों से लगातार चलाते आ रहे हैं जिसका फ़ायदा बच्चों को हो रहा है। मैं दिनेश कुमार पटेल विकासखंड शिक्षा अधिकारी पुसौर। आज विकासखंड स्तरीय मार्गदर्शक कैंप रखा गया है। इसमें उन बच्चों को बुलाया गया है जो 90% से ऊपर अंक प्राप्त कर सकते हैं और टॉप 10 में आ सकते हैं। तो टॉप 10 में आने के लिए कुछ त्रुटियां करती हैं, उन त्रुटियों को दूर करने के लिए ये कैंप लगाया गया है। बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं उनको विशेषज्ञ द्वारा बताया जा रहा है और आज के कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं के कुल 200 बच्चे उपस्थित हुए हैं और सभी शिक्षक उनको ब्लूप्रिंट के आधार पे बता रहे हैं। इसके पहले 16 और 17 जून को हमने शिक्षकों की एक कार्यशाला रखी गई थी जिसमें शिक्षकों को ये बताया गया कि स्कूल का रिजल्ट 100% कैसा हो। उसमें औसत बच्चों के लिए प्रश्न बैंक तैयार किया गया है और उसको हम लोग सभी स्कूलों में तैयारी करा रहे हैं ताकि 100% रिजल्ट आ जाए। मेरा नाम वंदना मेहर, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं शासकीय हाई स्कूल गड़मरिया से आई हूँ। यहाँ पर विकासखंड अधिकारी द्वारा आयोजित कार्यक्रम हुआ है जहाँ पे बच्चों को टाइम का मैनेज, यहाँ पे टॉप 10 की तैयारी की जा रही है। यहाँ पे टाइम मैनेज पेपर में टॉप 10 लाने के पाठ्यक्रम कराए जा रहे हैं। हर एक विषय के टाइम मैनेज बताने जा रहे हैं और यहाँ पे टॉप 10 आने की फुल तैयारी की जा रही है जहाँ मैं भी उपस्थित हूँ। मेरा नाम प्राची गुप्ता है। मैं कक्षा 12वीं विज्ञान सरकार की छात्रा हूँ और मैं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पुसौर की छात्रा हूँ। आज विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा हमारे लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई है जो 10वीं 12वीं के छात्राओं के लिए है, जिसमें हमें किस तरह टॉप 10 में आ सके उसके विषय में बताया जा रहा है
किस तरह हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उनके पैटर्न्स को एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बताया जा रहा है। हमें यहाँ आके बहुत ही खुशी हो रही है। हम किस तरह अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, कैसे उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, उन सभी के बारे में बताया जा रहा है। इसके लिए हमारे BO सर, हमारे सभी टीचर्स और स्टाफ को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। ये टेंशन में नहीं है, मेरे ख्याल से सोच रहे हैं कि कौन सी बातें कहें और कौन सी बातें ना कहें, ऐसा है क्या? इतने सारे सीखे तो एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी बात को कहें, ऐसा है। तो चलिए बहुत सारी बातें बताइए, कोई एक सर टॉपिक पर बता दीजिए, उस टॉपिक पर क्या अच्छा लगा? वो आएंगे दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे, अभी तो मैं पूछ रही हूँ। ऑर्डिनरी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कार्यशाला है ना। आप लोग ऐसे अपने विद्यालय से ऐसे चयनित विद्यार्थी हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आप लोग पढ़ाई में बहुत अच्छा करते हैं, यही करके आपको यहाँ चयन करके भेजा गया है। इट मीन्स टू से कि आपको ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप क्या ग्रहण कर रहे हैं दिन भर में ये तो पता ही होना चाहिए, है ना। हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं। तो आप लोगों ने आज क्या ग्रहण किया वही हम पूछना चाहते हैं। और क्या चाहते थे आपको किसी और विषय में, जैसे एग्रीकल्चर को छोड़ करके, माफ कर दीजिएगा एग्रीकल्चर हमने नहीं लिया था, उसके अलावा अगर आपको और किसी सब्जेक्ट में और किसी चीज की जरूरत थी तो बताइएगा। और कुछ लगता है किसी को कि कुछ और होना चाहिए था? कोई झिझक नहीं हुई। दसवीं वालों को, कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को ऐसा कौन सा विषय था जो सबसे अच्छा लगा? साइंस। ओके, उसके बाद मैथ्स अच्छा लगा। मतलब हमारा जो टारगेट था वो सफल हो गया है। और साइंस और मैथ्स के टीचर को, साइंस और मैथ्स के टीचर को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने जो इतना अच्छा टीम किया है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि मैथ्स और साइंस में ऐसी कौन सी यूनिक चीज, फिर वही मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी अलग सी चीज आप लोगों को आज मिली? साइंस में ऑल और ऑल में अंतर बताएं। हाँ, जो कि नहीं पता था, अल और ऑल में अंतर बताया। और मैथ्स में वो अंतर भाव चिन्ह वाला सिंबल का जो सही मतलब है उसको बताएं। ठीक है, वेरी गुड। ये नहीं पता था, आपकी कक्षा में आपको पता नहीं चला था। ठीक है, और किसी को कुछ और? अच्छा, साइंस और मैथ्स के टीचर को आपके स्कूल होना चाहिए क्या, दोनों को? अरे यार, जो कौन है भाई? आइए मैडम। आप भी आ जाइए सर, आप भी आ जाइए। चेयर है ये, प्लीज दे दो, चेयर दे दो मैडम। बच्चे काफी खुश हैं साइंस से और मैथ्स से, बहुत अच्छी बात है। अगर 10th में साइंस और मैथ्स क्लियर हो गया तो फिर टॉप 10 में आने से कोई नहीं रोक सकता है ना। बाकी सब्जेक्ट्स भी इम्पोर्टेंट हैं, तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने अच्छा कुछ सीखा ही होगा। तो जो अभी हम 12th की बात करेंगे, 12th में साइंस वाले फैकल्टीज के जो स्टूडेंट हैं वो बताएंगे कि उनको 12th में कौन सा सब्जेक्ट का डीलिंग जो है अच्छा लगा। बारहवीं कक्षा के विद्यार्थी
जो विज्ञान संकाय से हैं, गणित या जीव विज्ञान पढ़ते हैं। दे आर नॉट हियर? नहीं आए हैं, अच्छा ठीक। साइंस के आ गए हैं? नहीं आए। वाणिज्य संकाय से हैं। आप लोगों को बताइए कौन सा सब्जेक्ट लगा अच्छा? अकाउंट्स अच्छा लगा है? इकोनॉमिक्स अच्छा लगा? गुड। अकाउंट्स अच्छा लगा? गुड। तो अकाउंट्स के टीचर को भी बहुत बहुत बधाई जो उन्होंने इतने कठिन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से किया। अभी साइंस की फैकल्टी में क्लासेस चल ही रही हैं मेरे ख्याल से, वो नहीं है अभी तक हमारे साथ। तो आप लोग देखिए, जैसा हमने शुरू में कहा था कि हर एक सब्जेक्ट जो है आपके लिए जो चूज किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है तो हमने अपना नंबर दिया था मॉर्निंग में आपको, अभी एक ग्रुप भी हम बनाएंगे आपके फैकल्टी के हिसाब से, आप अपने डाउट्स कभी भी पूछ सकते हैं। अब आप लोग ये बताइए कि इसमें से कितने ऐसे लोगों में ये कॉन्फिडेंस आया है, ये भरोसा आया है कि अब मेरा जो है परसेंट और बढ़ेगा। तो ये हमने लगभग 230 विद्यार्थियों के साथ ये कार्यशाला की है। हमारे आप लोगों को मालूम है ब्लॉक पुसौर में कक्षा 10वीं और 12वीं में कुल 3078 विद्यार्थी बैठ रहे हैं। 3078, उसमें से 230 विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमारा परसेंट बढ़ ही जाएगा। इट मीन्स कि आप लोग अगर जितने लोग कह रहे हैं और जितना कर दिखाएंगे तो हमारा ब्लॉक निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में और इंडिया में भी अपना नाम दर्ज कराएगा। बिकॉज इतना लेंदी नंबर जो है वो आना एक बहुत बड़ी बात है। तो बेस्ट ऑफ लक, फिर से आप लोगों को शुभकामनाएं। आप लोग अच्छा करें और जैसा कह रहे हैं वैसा ही करें। ध्यान रखिएगा कि तैयारी पूरी होनी चाहिए। अब हम आई एम प्राउडली सेड कि वो हमारे विद्यालय से थी जब वो टॉपर थी। अभी वो वैदिक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रही हैं और उनके पिताजी भी हमारे साथ हैं, श्री गोवर्धन पटेल जी, वो भी शिक्षक हैं। उनके लिए भी बहुत बहुत तालियां। उनके पुत्र नीरज पटेल वो भी हमारे विद्यालय में टॉपर हैं। उन्होंने भी 92% 12th में किया है, तो उनके लिए भी तालियां। और अगर आप में से कोई भी खुशी से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। उसके पहले हम खुशी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कुछ बताएं कैसे प्रिपरेशन करनी है। कैसे टॉप 10 में आया हुआ गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड कीजिए, क्योंकि टॉप करना सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा। सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना पड़ेगा। ये सोचिए कि हम करेंगे तभी आप कर पाएंगे। पढ़ाई एक सेकंड चीज़ है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम टॉप करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। और हमारा पढ़ाई जरूरी नहीं है कि हम लोग बस दिन में पढ़ते ही रहें टॉप करने के लिए। कॉन्फिडेंस रखिए और कंसंट्रेशन रखिए। फोकस और कंसंट्रेशन हमेशा बनाए रखिए, तभी आप कर पाएंगे। थैंक यू। सवाल पूछना चाहते हैं कुछ? कंसंट्रेशन के लिए आप क्या करते हैं? कंसंट्रेशन ये नहीं है कि आप मतलब पहले तो अपने पढ़ाई में जो टेंशन आते हैं, हमारा जो स्ट्रेस होता है उसको हटाइए। मतलब मेडिटेशन वगैरह कीजिए, योगा ट्राई कीजिए, या फिर अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और स्ट्रेस भी दूर होगा।
और जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लाइक हम क्या होता है, हम जब भी पढ़ाई कर रहे हैं हमारा मोबाइल साइड में है, कुछ नोटिफिकेशन आया तो हम तुरंत अपना मोबाइल उठा लेंगे, फिर उस पर हम लोग का ध्यान चला जाता है। तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उसको पहले साइड में रखिए, तभी आपका कंसंट्रेशन बन पाएगा। थैंक यू। सुबह हमने बात की थी मोड ऑफ, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस मोड हैं, है ना, उनको थोड़ा अवॉइड करेंगे तभी होगा। अगर आप ये देखते रहेंगे कि मुझे सवाल पूछना है करके भी मोबाइल से गूगल करके सवाल के आंसर्स खोजते रहेंगे, तो फिर आप सवाल के आंसर खोजते ही रहेंगे और सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, जिसकी वजह से आप एक से लेकर के कई सर्च करते जाएंगे। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि अपना डाउट एक ही बार में एक टीचर से पूछ लीजिए, वो आपको जो सॉल्यूशन देंगे वो गूगल से नहीं मिलेगा। तो आप इस मोड पे मत रहिए कि हमको उसका सर्च इंजन से सर्च करना है, वो और डिस्ट्रैक्ट करता है। और किसी का कोई प्रश्न? आपने अपने आंसर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था? रिवीजन। ठीक। सॉरी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? आपने अपने आंसर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था? हाँ, बोर्ड एग्जाम में आंसर रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है, क्योंकि हमें तो कंटेंट्स पता होते हैं, एटलीस्ट हर स्टूडेंट को कंटेंट्स पता है कि हमें लिखना क्या है, लेकिन उसे किस प्रकार रिप्रेजेंट करें एग्जाम में वो मैटर करता है। तो सबसे पहले तो जैसे अगर हम लोग सोशल साइंस की बात करें क्लास 10 के लिए, तो उस पर आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग जो भी आंसर राइट कर रहे हैं, मेन की पॉइंट्स जो हमारे होते हैं उनको अंडरलाइन कीजिए, और जो भी उस कॉन्सेप्ट के बारे में आप जितना नॉलेज है आपको वो पहले लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि जो इम्पैक्ट होगा आपका आंसर का वो बढ़िया। तो जो भी आंसर है उसके जो की पॉइंट्स है मेन, उनको पहले लिखिए और अंडरलाइन कीजिए, और ट्राई कीजिए कि जो भी आप आंसर लिख रहे हैं उनको पॉइंट वाइज लिखिए। ऐसे ही कहानी बना के पैराग्राफ में लिखने से अच्छा होता है कि जो की पॉइंट्स हैं उनको पॉइंट्स में लिखते जाएं, और जो भी उसको डील करें, जैसे कि मेन पॉइंट्स हैं उनको डील करते जाइए, तो उससे आपका आंसर बेटर हो सकता है। अब कोई पूछते जाओ जल्दी जल्दी। पूरा तैयारी किया था कि ब्लूप्रिंट जैसे कि सब लोग बच्चे के पास आ जाएगा, क्या फिर फंसता है? वेरी गुड, रियलिस्टिक क्वेश्चन पूछा है और बहुत सही पूछा है कि सभी लोग सजेशन देते हैं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, उसमें से क्वेश्चन आता है, बस ऐसा ही। तो क्या ऐसा होता है, क्या पूछ रही है? अब इतना तो नॉलेज नहीं है, बट क्या होता है ना, अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई की थी, मैंने तो पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखे थे, जो बुक में जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सब पढ़ा था, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज किए थे, क्योंकि एक आइडिया मिलता है कि किस हिसाब से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि एक आइडिया है ही नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर 5 साल तक 10 साल तक कर भी रहे हो तो उसको करना चाहिए, ताकि एक बेटर प्रैक्टिस बने कि किस टाइप से आते हैं क्वेश्चंस, तो हम लोग किस अप्रोच से उसको एग्जाम में राइट कर सकें। तो उसके लिए पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक रही बात हंसने की, तो हाँ होता है, पीवाईक्यूज से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जैक्ट नहीं बट सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, तो पीवाईक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज समझ रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, है ना, पिछली बार के जो क्वेश्चन पेपर है उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि और उसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप हार्ड लगते थे, या फिर जिनमें मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था कि हाँ इनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए, उनको मैं पहले रिवाइज करती थी। जैसे मेरा सोशल साइंस है, साइंस हो गया, मैथ्स प्रैक्टिस करना है, ये सब को मैं पहले करती थी और बाकी सब्जेक्ट्स को बाद में। मतलब जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको फिर से रीड करना, और अगर कुछ पॉइंट छूटा है तो उसमें ऐड ऑन करते जाना, ऐसे करके ही मैंने रिवाइज किया था। और 10% के सब क्वेश्चन को याद करते थे। हाँ, सब क्वेश्चन को याद करते थे। नहीं, एसएसटी में ये होता है ना कि क्वेश्चंस के आंसर कभी याद नहीं हो सकते, इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे आंसर्स होंगे तो उनको याद करना नहीं होता है। बस क्वेश्चंस क्या है, उसके क्या कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट से वो आया है, उसका मेन पॉइंट्स क्या है, बस वो सबको पढ़ना और दिमाग में रखना। ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन रटते जा रहे हैं, आंसर रटते जा रहे हैं, उससे दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा।
आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसका आंसर को समझिए कि वो आंसर क्या कह रहा है, उसमें किस चीज के बारे में बताया गया है। फिर उसको याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आप याद करना भी चाहें तो नहीं कर पाओगे। तो उससे बेटर है क्वेश्चन को समझिए, उसके आंसर को समझिए और अपनी भाषा में उसको लिखिए। इधर से क्वेश्चन रेडी रहना चाहिए एकदम, पूछने के लिए 4-5 लोग हो जाओ। आप लोग क्या आप सभी सब्जेक्ट को रोज पढ़ती थी? सारे सब्जेक्ट तो रोज नहीं पढ़ती थी, लेकिन जैसे कि रिवीजन का जब टाइम था मेरा, तो मैंने शेड्यूलिंग कर ली थी कि इतने दिन मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने दिन मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। हमें लगता है कि शेड्यूलिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक दिमाग में आइडिया रखना है कि इतने दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है या फिर इस सब्जेक्ट को वो होना चाहिए। एक दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उनको अच्छे से पढ़ो और सारे सब्जेक्ट को मतलब टाइम भी देना चाहिए। भले ही एक दिन में ना दो, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग टाइम अलॉट कर दो, एक दिन इसको एक दिन दूसरे सब्जेक्ट को, तो वैसे पढ़ो उसको। तो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए कि 2-3 सब्जेक्ट? वो सब अपने ऊपर होता है। बाकी मैं पढ़ती थी एक दिन में 2 सब्जेक्ट, एसएसटी और साइंस दोनों। बाकी सब्जेक्ट्स अलग अलग दिन होते थे, जैसे एक दिन एसएसटी और साइंस कर लिया, दूसरे दिन मैथ्स और हिंदी कर लिया, तीसरे दिन इंग्लिश और संस्कृत कर लिया, ये सब होता था। उधर पीछे किसी का था, इसके साथ में खड़े हुए थे। हाँ, कौन कौन सा प्रकाशन की बुक? पहले तो अपने जो स्कूल बुक्स हैं हमारे, वही इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको सबसे पहले मैंने रीड किया था। उसके बाद परीक्षा साल आते हैं, वो रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो, बाकी सब बुक के हिसाब में होना चाहिए। एक क्वेश्चन का बेस मिलता है उससे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसा आंसर्स होता है। बाकी जो कंटेंट्स है आपका आंसर का, वो सब अपने बुक से ही होना चाहिए, क्योंकि हर किताब में ना कभी कभार होता है कि क्वेश्चंस के आंसर थोड़े गलत दिए होते हैं, तो उससे क्वेश्चन देखिए और आंसर्स अपने हिसाब से बनाइए, अपने बुक के बेस पे होना चाहिए वो। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप अपना टाइम मैनेजिंग कैसे करते थे? एग्जाम हॉल में क्वेश्चन क्या होता है, अगर आपका प्रैक्टिस है, जैसे मैथ्स की है, तो मैथ्स आप प्रैक्टिस अगर रोज कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन देखते ही वो सॉल्व होना अपने दिमाग में चालू हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस अगर रहेगा तभी हो पाएगा। अगर मैथ्स की बात है तो एग्जाम हॉल में क्या होता है कि क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे होते हैं, तो हमें स्ट्रेस हो जाता है कि फिर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो उसका ये होता है कि जब तक आप प्रैक्टिस पहले से नहीं रखेंगे तो एग्जाम हॉल में नहीं हो पाएगा, तो प्रैक्टिस पहले से रखिए तो एग्जाम हॉल में वो बेटर हो पाएगा। सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस जरूरी है। और कोई? खुश लगा ना? खुशी है तो खुश लगेगा। आप अपने एग्जाम के कितने दिन पहले सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर ली थी और एग्जाम टाइम से रिवीजन करती थी कि पढ़ती भी थी? मेरा दिक्कत ये हुआ था मेरे साथ कि मैं एग्जाम से पहले सबको कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो दिक्कत ही मतलब ये होता है कि आप जितना भी ट्राई करो ना कुछ बच जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे कंप्लीट हो, बस स्ट्रेस मत लेना कि नहीं हुआ है करके, वो हो जाएगा अपने आप धीरे धीरे। अगर आप फिर टेंशन लेने लग जाएंगे कि नहीं हुआ है तो और नहीं हो पाएगा। उससे पहले जितना हुआ है ठीक है, आराम से हो जाएगा करके रखिए तो हो जाएगा। कंप्लीट तो कभी नहीं हो पाता है सिलेबस, ऐसा होता है, तो धीरे धीरे हो जाता है। लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज भी करेंगे ना तो भी हो जाएगा वो। ठीक है, और भी डाउट आ रहा है क्या? कॉन्फिडेंस था कि मैं टॉप 10 में आऊंगी बोलकर, और जब आप आई तो आपको कैसे लगा? इसके पीछे बहुत अच्छी कहानी है जो बताती है। मेरे साथ ये हुआ था कि एक्सपेक्टेशंस तो सबके थे मेरे साथ कि हाँ टॉप 10 में आएगी, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ कि जब सीएम पिछले साल हुआ था कि हेलीकॉप्टर राइड हुआ था सारे टॉपर्स को लेके, तो मैंने मेरी दादी को बताया था देखिए एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं भी ऐसे हेलीकॉप्टर राइड पे जाऊंगी। तो मेरी दादी को मैंने बोला था, इसलिए मेरे को और कॉन्फिडेंस आया कि मेरे को करके दिखाना है। तो और बस उसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते गई, तो प्रैक्टिस के साथ हो गया। फिर राइड हुआ कि नहीं? हाँ। कौन गया था? पापा। झूठ बोलती है।
सर गए थे ना साथ में। मतलब हेलीकॉप्टर भी है टॉप 10 के लिए। टॉप 10 में बहुत सारे प्राइजेस मिलते हैं। वो सीएम सर का इंसेंटिव था कि जो भी टॉप करेगा उनको हेलीकॉप्टर राइड कराई जाएगी और प्रदेश भर के बच्चों को जो टॉप 10 में थे उनको हेलीकॉप्टर राइड कराई गई। उसके अलावा नगद पुरस्कार भी मिलते हैं, स्कॉलरशिप में मिलती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से इनविटेशंस आते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम में इनविटेशंस होते हैं। तो वो दुनिया तो बहुत बड़ी है। एक सवाल जो आप लोग नहीं पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या 10वीं और 12वीं की परीक्षा ही है क्या? प्रिपरेशन क्या 10वीं और 12वीं तक करनी है? सर मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा सर भी पूछ रहे हैं। तुसी आपने बहुत ही अच्छा तैयारी किया है और इन सभी के एक पथ प्रदर्शक के रूप में आए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आगे आपका एम क्या है? सर आगे मैंने अभी नीट करने का सोचा है, नीट करके डॉक्टर बनने का जी। तो उसके लिए अभी तैयारी भी कर रही हूँ मैं अभी साथ साथ ही। कौन से क्लास में? 11। उसी मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि आपके जो इनको जवाब देने का तो तरीका है, जिस तरह से यूपीएससी सेलेक्ट पे कोई कलेक्टर सेलेक्ट हो गया या यूपीएससी सिलेक्शन होगी जो भी आते हैं और उनसे पूछा जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है किसी भी न्यूज चैनल के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा उन्हें बुलाया जाता है और जिस तरह से जवाब उनके द्वारा पेश किया जाता है बिल्कुल हूबहू आपने उसी तरह जवाब दिया है। क्योंकि इस चीज से मैं भी गुजरा हूं, मुझे भी पता है ये चीज। मैंने यूपीएससी का 2 साल तक एग्जाम की तैयारी की और बहुत सारे जो सेलेक्ट होते थे वो आते थे और इस तरह से जवाब देते थे वो। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इस स्टूडेंट इतने सारे स्टूडेंट के बीच में हैं और निश्चित रूप से ये सारे स्टूडेंट में आपने कॉन्फिडेंस भरा है और हमारा जो लक्ष्य है 100% का 90% से टॉप 10 में लाने का निश्चित रूप में हमारे सारे स्टूडेंट आपसे कॉन्फिडेंस लेके हमारे सारे टीचर से जो इन्होंने कॉन्फिडेंस लिया जरूर सक्सेसफुल होंगे हम। थैंक यू। हैप्पी, हमें बहुत खुशी हो रहा है कि इतना अच्छा कार्यशाला हमें मिला है। ये कार्यशाला हमें हमारे टीचर्स ने प्रोवाइड करवाया है टू गेट प्लेस इन 10th मेरिट लिस्ट। सो हमें हमारे लिए हमारे टीचर्स इतना सोच रहे हैं तो हमें भी उनके लिए कुछ प्राउड मोमेंट दिलाना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें बताया गया था, सो वी हैव टू वर्क फॉर इट। स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाता है हमें स्ट्रेस होते जाता है, सो वी हैव टू क्योर दैट। एंड थर्ड इज टू मेक स्ट्रेटेजी प्लानिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक स्ट्रेटेजी how to solve, how to attempt every questions and how to work for it. So we have learnt a lot. I am very thankful to all the teachers and honorable VO sir for this great workshop. Thank you. जिनके मार्गदर्शन में, नेतृत्व में ये महनीय कार्यक्रम हो रहा है। अभी सुबह से ही आप सभी लोग बहुत सारी बातें सीखी है। इससे और अधिक बातें मैं अभी और नहीं बताना चाहूँगा। मुझे लगता है आप सभी लोगों का मस्तिष्क पूरी तरह से भर चुका होगा। आप सभी लोगों को मैं अभी शुभकामना ही देना चाहूँगा। आप सभी आगे के परीक्षा में और भविष्य में भी जो जो परीक्षाएं देंगे सभी आज बताए हुए जो भी स्मरण शक्ति बढ़ाने के या अन्य कैसे तैयारियां करनी है, ये सभी को आप सभी आत्मसात करके आगे अपने जीवन के लक्ष्य को आप सभी प्राप्त करेंगे। यही मेरा हृदय से शुभकामनाएं हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत हम लोग गुड मॉर्निंग से आए थे और अब गुड इवनिंग हो चुका है। इस बीच में जो आज हमने सीखा, उम्मीद करता हूँ वो दिमाग में बैठे रहे, घर जाते जाते वाष्प बन के उड़ न जाए। इसी को संभाल के रखना है, सिर ढक के जाना है अच्छे से।
और जो इकट्ठा किए हैं आज आप सब लोग, उसे अपने आने वाले एग्जाम में जो 30 दिन बचा है या जो 28 दिन बचा है उसमें इम्प्लीमेंट करना है। मैं बीओ सर का धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा और फूड सप्लीमेंट क्या क्या लेना चाहिए इस पे भी काम किया। इसके लिए भी हमारे जो एक्सपर्ट टीचर हैं उन्होंने भी ट्रेन किया, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसा होता है कि पढ़ाई के तैयारी में इतने मशगूल हो जाते हैं विद्यार्थी के खान पान में ध्यान नहीं देते, कमजोर हो जाते हैं और एग्जाम के ठीक एक दिन पहले उनको हो जाता है बुखार, बहुत सारी बीमारियों से वो लोग ग्रसित हो जाते हैं। तैयारी होने के बावजूद भी उनका जो एक्सपेक्टेशन रहता है उनसे उनका परसेंटेज कम हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप न सिर्फ सब्जेक्ट टीचर्स जो बताए उसको ध्यान देंगे, बल्कि नॉन सब्जेक्ट टीचर्स के रूप में जो हमारे एक्सपर्ट्स थे, जिन्होंने योगा के बारे में बताया, मेडिटेशन के बारे में बताया, फूड के बारे में बताया, उसको भी बहुत रिस्क लेंगे। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि मॉर्निंग से अब इवनिंग हो चुका है, तो ज्यादा हम लोग नहीं सुनाएंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड इवनिंग एंड वेलकम। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज आप जो सोच रहे हो आपको वही मिलेगा। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। आज आप जो सोच रहे हो आपको वही मिलेगा। लेकिन मिलेगा कब? आपको 4 चीजें करनी पड़ेगी। सपोज आपने सोच लिया कि मुझे टॉप 10 में आना है, आपको 4 चीजें करनी पड़ेगी। पहला चीज, आपको फर्स्ट स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, मतलब पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा प्रैक्टिस का। तैयार हो? दूसरा कदम कंटिन्यू करना पड़ेगा। जब तक टॉप 10 नहीं आ जाते, जब तक परीक्षा नहीं हो जाती, इसको आपको लगातार करना पड़ेगा। मतलब पहला कदम क्या हो? एक तो पहला कदम बढ़ाओगे, दूसरा कंटिन्यू करोगे, तीसरा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ अच्छे से आपको करना पड़ेगा। और चौथा चीज, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखना पड़ेगा, इसमें आपको स्ट्रेस लेना नहीं है। अगर ये 4 चीज अगर आप कर सकते हो तो आप जो चाहोगे आपको वही मिलेगा। तैयार हो? चारों चीजों को करना है। और मैं आपको एक चीज बताया भी था स्ट्रेस मैनेजमेंट में, एनी मोमेंट, कोई भी मोमेंट में आपको नेगेटिव सोचना ही नहीं है। जैसे ये बच्चे बता रहे थे ना कि ये 1 महीना पहले होता तो अच्छा होता, कोई बात नहीं, आज हुआ तो और अच्छा होगा ना। हर मोमेंट में आपको पॉजिटिव सोचना है, स्ट्रेस आएगा ही नहीं। और कॉन्फिडेंस, जैसे बता रहे थे, खुशी बता रही थी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपकी तैयारी से बढ़ेगा। जब आप सब चीज जान जाओगे तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। और कैसे जानोगे? जब आप तैयारी करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आज आपने जो सीखा, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि भगवान भी आपकी जो ड्रीम्स है फुलफिल करे, लेकिन घर में जाकर के आपको एक्शन करना पड़ेगा। ठीक? अगर आप एक्शन करने के लिए तैयार हो तो निश्चित रूप से मैं भी आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आने वाले परीक्षा में आप टॉप 10 में आए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग। थैंक यू। किसी बच्चे ने कहा दिसंबर में हो जाना चाहिए, किसी बच्चे ने कहा जनवरी में हो जाना चाहिए। चलिए मैं अगले साल आपको जून में करवा दूंगा इसको। क्लियर है? 3 पार्ट कर देता हूं मैं, 1 जून में, 1 दीपावली छुट्टी के बाद और 1 जनवरी के अंदर। क्लियर? ठीक है। तो इसमें जो भी बच्चे इस बार केवल 10th और 12th का सर ने कहा है, मैं अगली बार 9, 10, 11, 12 4 शिफ्ट कर दूंगा सबके लिए। कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। देखिए, मैं एक चीज जानता हूं और मेरा बचपन भी पुसौर विकास खंड के, मेरे बार बार बोलते रहते हैं कि हमारे चीफ कोई चीफ गेस्ट नहीं हुआ है। मैं इसी पुसौर विकास खंड के एक छोटे से गाँव रंगालपाली में पढ़ा हुआ हूँ। सर लोग आप लोग बार बार बोल रहे हैं, ऐसे इंस्पायरेशनल आप पूरी प्रकृति में इतने सारे मिलेंगे जिसकी कोई कमी नहीं। मुझे बहुत इंस्पायर किया था जब मैंने पहली बार उसकी कहानी को पढ़ा था। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि परीक्षाएं तो अभी आपकी शुरुआत हो रही है। खुशी ने कहा कि मैं नीट परीक्षा लोगी, मैं शुभकामनाएं दूंगा खुशी को, नीट की परीक्षाएं में सफल हो। आप लोगों की जो भी मनोकामनाएं, जिस तरीके की आपने सोच रखी हुई है, उस सोच को अगर आप परिणित करना चाहते हैं, उसको धरातल पर लाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। इसमें आपका कोई परिवार भी अगर आड़े आता है तो बिल्कुल लड़े, लेकिन मुझे ये करना है तो करना है। तभी जाकर के मंजिल मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। रुपेश ने एक बात और कही थी परीक्षा में चर्चा, अगर आपने देखा था सवेरे भी मैंने कहा था कि आपके अंकों में किसी का बंटवारा नहीं होता। 100 अंक आपके हैं, 75 अंक आपके हैं,
उसमें आपके बगल में बैठे वाले का कोई हिस्सा नहीं है, वो आपका है। ये कोई रेस नहीं होती है, ये तो आपके 75 रन आपके हैं, इसमें किसी का कोई बंटवारा नहीं होता है, आपको खुद को गेन करना होता है। तो आप अपना टारगेट सेट करिए। बहुत सारी बातें बोली गई है, समय भी ज्यादा हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। बस इतना आपको आश्वासन दिलाता हूं मैं आपको कि अगले साल ये कार्यशाला मैं अगर यहाँ पर जिला कार्यालय में रहा, क्योंकि ट्रांसफर्स होते रहते हैं, मैं अगर जिला कार्यालय में रहा तो डेफिनेटली मैं आपको 9, 10, 11 और 12 4 बैचेस में 4 दिन सभी को नमस्कार। बैटरी गोल आपको जरूरत नहीं है, एक बार में उधर का बैटरी गोल है। सभी को फिर से नमस्कार। तो ये क्या बोलूं, मैं बैटरी गोल बोला था, मैं क्या बोला ये बड़े साहब बोले थे, बड़े अधिकारी बोले थे, ऐसा नहीं। जैसे पटेल साहब बोले थे ना, वो कहा 17 साल गुजारे, रेगाल पाली, बड़ा गांव। मैं इसी ब्लॉक का छोटे गांव डूंगर पाली का हूँ, उससे भी छोटे गांव का। तो ये मेरे पास जितने भी आप लोगों को बताए हैं, जितने भी, चाहे वो खान पान के बारे में बताए हो या सब्जेक्ट के बारे में बताए हैं, वो ऊंची ऊंची बोली। और मैं जो छोटा छोटा है उसको बोल। तो सबसे पहले कितने दिन बाकी है हमारे पास? 27 दिन। 27 दिन मोबाइल से दूर। ओके, तभी आप सफल हो। 27 दिन मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए। कहने को दूर का मतलब ये नहीं कि आप सीधा त्याग दें, है ना। जो ज्यादा आदत है उसको कम करना है, ज्यादा समय मोबाइल में जो दे रहे हैं उसको कम करना है, सोशल मीडिया में जो दे रहे हैं उसको कम करना है। फोकस हमको पुस्तक पे करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, हम लोग पास टाइम नहीं है बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि टाइम बहुत है। तो लाइट जलाने में भी वहां से मतलब सुबह हल्का हल्का ठंड रहता है, नींद आते रहता है, तो वहां तक जाने में भी कठिनाई होती है, इसलिए लाइट जला के सो। उठो, सीधा बैठो, पढ़ो, ठीक है कि। दूसरा क्या होता है, देखो मैं बहुत परीक्षा लिया हूं, बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए हमारे समकक्ष खड़े हो गए, एक नहीं दो है उधर भी, ठीक है कि नहीं। तो कितनी बार परीक्षा लिया हूं, और परीक्षा के दिन जब बच्चियां या लड़का आता है, प्रवेश पत्र भूल जाता है, तो उसकी आंख से आंसू निकलना चालू हो जाता है, तनाव लेना चालू हो जाता है, क्या होगा, ठीक है कि नहीं। तो कोई तनाव नहीं होगा। मैं केंद्र अध्यक्ष लोगों को बोल दिया हूं, हमारी बच्ची है उसका फोटो देखो, एडमिट करो, प्रवेश पत्र के लिए तंग ना करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लेके ही ना जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कल परीक्षा है, तो कल परीक्षा की तैयारी पहले दिन से कर लो ना। परीक्षा में क्या क्या लगता है, प्रवेश पत्र लगता है, पेंसिल लगता है, शीश लगता है, ये सब एक जगह सुरक्षित रख दें तो टेंशन नहीं। पेन भूल जाने से भी टेंशन होता है। जो जिस पेन से लिखते रहोगे, अभ्यास है, दूसरा पेन बदल दोगे तो हैंडराइटिंग नहीं बनता है। तो ये सब तैयारी पहले से करके जाओ, ठीक। मैं सब बहुत सारे लड़कियों को देखता हूँ, ये पुसौर में मेरे को देखो ना, पुसौर में देखिए, कहीं भी जाके वो ठेले में फुल्की खाते रहोगे, झूम के झूम। तो फुल्की खाओ, लेकिन कम करके, परीक्षा तक। खान पान में बोले ना, उपनांग नहीं खाना है करके, घर का खाना है करके, ये सब मतलब हमारे शरीर में असर करते हैं। होटल ज्यादा होटलिंग करोगे तो भी गड़बड़ है, ज्यादा तेल का चीज खाओ तो भी गड़बड़ है। संतुलित भोजन करना है, ठीक है कि नहीं। अभी देखो, जैसे ही हमारी परीक्षा होता है तभी पार्टियां चालू होती है। शादी चालू हो गए ना, आज से चालू है। कई लोग जाएंगे, मेरे को पता है। तो वहां भी
भाई देख ताक के खाना है, उतना खाओ जितना पचा सको, और नहीं पचा पाए तो क्या होगा आप लोग जानो उसको। दूसरी बात, परीक्षा के दिन क्या होता है, देखो परीक्षा के दिन हम लोग परीक्षा लेते हैं, पता है परीक्षा के दिन जब परीक्षा देने आते हो क्या होता है, रात भर जगे रहते हो, खाना वाना का ध्यान नहीं देते हो। परीक्षा के समय उल्टी होता है, हम लोग डॉक्टर बुलाते हैं, इंजेक्शन डलवाते हैं, तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। कुछ कुछ खाते रहना चाहिए, पढ़ते हो तो कुछ कुछ हल्का फुल्का, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं ले रहे, टेंशन कभी कभी ये होता है। पीछे बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? उन लोगों को जाने का असली में टाइम हो गया है, कोई गलती नहीं है उनकी। देखो परीक्षा में क्या होता है, हम लोग भी कभी विद्यार्थी थे, हम लोग भी परीक्षा दिए हैं। पेपर लिखते लिखते क्या होता है, बीच में कोई क्वेश्चन में अटक जाते हैं, कोई क्वेश्चन में अटक जाते हैं, मतलब आधा पूरा लिखते समय शुरू किए तो पूरा याद था, मतलब बन जाएगा पेपर, तो उसको चालू किए, बीच में क्या हो जाता है, वो अटक जाते हैं, तो वहां पे पसीना चालू होता है और उसी में अटके रहते हैं। तो ऐसा मत करना, जहां पे अटक है ना उसको छोड़ो, उसके लिए जगह छोड़ दो, अगला क्वेश्चन चालू कर दो। जब अगला क्वेश्चन चालू कर दोगे ना तो उसको हल करते करते पुराना क्वेश्चन याद आ जाएगा, फिर वो लिखना चालू कर दो। विद्यालय दोनों आपके लिए खुला है और आज उन्होंने अपने स्कूल की छुट्टी कर दी ताकि पूरा कार्यक्रम करा सके। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्री टी.आर. मेरे जी, प्रिंसिपल सेंट जेरोम स्कूल, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो बच्चों को अपनी तरफ से पूछ सकते हैं और कार्यक्रम के लिए आभार व्यक्त करते हैं। गुड इवनिंग। मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि आप सबों ने हमारे कैंपस में आकर एक कार्यशाला को सफलता पूर्वक आगे बढ़ाया और उसमें से आप लोगों ने लाभान्वित हुआ। एक चीज मैं बीओ सर से बात कर रहा था कि हम लोग का हॉल अभी कंस्ट्रक्ट होना बाकी है, अभी तक कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, जगह है, लेकिन लाइब्रेरी है एक ऐसा जगह जिसमें हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं। लगभग मुझे 200 विद्यार्थियों का टारगेट दिया गया था और 200 चेयर्स हम लोग सेट कर दिए थे यहाँ पर। लेकिन हमको सुबह जैसे ही महसूस हुआ कि ज़्यादा विद्यार्थी आ रहे हैं और लगभग मेरे ख्याल से 250 विद्यार्थी होंगे, तो हमारे पास 250 चेयर्स नहीं थे तो फिर भी मतलब इधर उधर से एडजस्ट करके हमने ये व्यवस्था करने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे स्कूल कैंपस को, हमारी व्यवस्था को आप लोग पसंद किए होंगे और फील एट होम का फीलिंग आप लोगों में हुआ होगा। सभी व्यवस्थाओं का लाभ आप लोग उठाओगे। तो मैं बीओ सर का और रुपेश सर का, जिन्होंने 2-3 बार आकर के यहाँ पर देखा कि कैसे करें क्या नहीं करें ऐसा, तो उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल को एक ऐसा जगह समझते हैं जो अच्छा कैंपस है, क्लीन नीट कैंपस। हमेशा बीओ सर मुझे बोलते रहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बीओ सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल को सेलेक्ट किया इस कार्यशाला के लिए। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार आपको बात बोलना चाहता हूँ। सब लोग एक्सपर्ट हैं यहाँ पर, सब टीचर्स लोग एक्सपर्ट हैं ना, मैं उन लोग से कम एक्सपर्ट हूँ, है ना। तो जब मैं पिछले महीना श्रीलंका जा रहा था 2-3 सप्ताह, मैं यहाँ रायगढ़ में पदस्थ होने के पहले मैंने श्रीलंका में 3 साल काम किया और वहाँ एक जुबली सेलिब्रेशन था, तो पिछले महीने मैंने श्रीलंका गया हुआ था। वहाँ पर कुछ मेरे विद्यार्थी थे। वहाँ पर 11वीं 10वीं या 12वीं नहीं कहा जाता है, वहाँ पर ओ लेवल
ए लेवल कहा जाता है, 10वीं को ओ लेवल कहा जाता है और 12वीं को ए लेवल कहा जाता है। वहां पर जब तक ए लेवल आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप यूनिवर्सिटी लेवल के लिए कभी नहीं जा सकते। हमारे इंडिया में क्या होता है, 12वीं पास कर लिए आप लोग ऑटोमेटिक बीकॉम कर सकते हैं, मतलब ग्रेजुएशन के लिए क्वालिफाई हो गए। आप 30% लाओ या 33% लाओ, कुछ भी लाओ, वहां पर वैसा नहीं होता है। यदि आपको यूनिवर्सिटी लेवल के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा तो ए लेवल को क्लियर करना पड़ता है और ए लेवल आसान नहीं होता है, इसीलिए बहुत कम ही स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लेवल के लिए वहां पर सिलेक्शन होते हैं। यहाँ पर हम लोग को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पर। सो मैं कहता हूँ कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ओके, अपना इच्छा शक्ति को आप लोग कायम रखिए। वो डाउन हो गया, सब कुछ डाउन हो गया। और एक चीज कि सफलता आपके अंकों पर कभी भी निर्भर नहीं कर सकता है ना, कभी भी नहीं कर सकता। चाहे आप 33% वाले हो या 99% वाले हो, सफलता अंकों पर कभी भी नहीं निर्भर करता। आपके इच्छा शक्ति, आपके हार्डवर्क, आपके डेडिकेशन, आपकी कमिटमेंट पर निर्भर करता है, आपके डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। तो हमेशा रखना ये सोचना कि मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ये फीलिंग होना चाहिए है। तो साथियों, आज का जो है ये कार्यशाला ख़त्म हो चुका है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख चुके हैं कि हमारे विकासखंड के शिक्षा अधिकारी की जो सोच है बच्चों के लिए, विकासखंड के लिए, कि किस तरह से हमारे बच्चे जो है टॉप 10 में आए और हम आगे बढ़ें, तो पूरा वीडियो आप लोग देखे हैं। यदि किसी भी वक्तव्य का वीडियो शॉर्ट हो गया हो या कम दिख रहा होगा तो प्लीज़ उसके लिए जो है क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जो है दिखाने पर बहुत लोग देखते भी नहीं हैं। इसलिए मैं कोशिश किया हूं कि सबका थोड़ा थोड़ा जो है क्लिप आ जाए और वो आप लोगों को दिखा पाऊँ। पूरा वीडियो सबका लेना संभव नहीं होता है कि बहुत लंबे वीडियो बन जाते हैं, तो इसलिए क्षमा चाहता हूं। और आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये मेरा एक चैनल है जिसको भी आप देख रहे हैं, शाहनी सर। और शाहनी सर में जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, शाहनी सर, तो शाहनी का स्पेलिंग SHAHNI ये करिएगा, तभी जो है मेरा चैनल आप लोग देख पाएंगे और वो तभी मिलेगा। साथियों, यदि इसके अलावा आप लोग संगीत में रुचि रखते हैं तो संगीत के लिए भी मेरा एक चैनल है, उसका नाम है पंचदीप स्टूडियो। जैसा कि स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं, पंचदीप स्टूडियो, इसको सर्च करेंगे तो मैं भी मिलूँगा वहाँ पर। और वहाँ पे आपको विभिन्न गीतों के ट्यूटोरियल, संगीत के जो बारीकियाँ हैं, कैसे सीखना है, कैसे गाने गाए जाते हैं, और बहुत सारे भाषाओं के गीतों के ट्यूटोरियल आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप उसकी रुचि रखते हैं तो उस पर भी आप सर्च करिए यूट्यूब पर, वहाँ पर भी मैं मिलूँगा। साथियों, इसके अलावा मेरे एक चैनल और हैं, और वो चैनल है ब्लॉगिंग चैनल, जिसका नाम है PK शाहनी फिल्म्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं। यदि आप लोग किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन या ब्लॉगिंग, पर्यटन से संबंधित कहीं किसी जगह को, खास जगहों को देखना चाहते हैं तो उसमें मैं कवर करता हूं। तो आप लोग मेरे इन तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जो है दबा लीजिए, ताकि मेरे तीनों चैनल पर कोई भी कंटेंट जब भी अपलोड होंगे उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी, नोटिफिकेशन। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना कमेंट दीजिएगा, अपना विचार बताइएगा, और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, अपना नाम के साथ पता ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो जो है आप तक पहुँच रही है और उस जगह तक पहुँच रही है। चलिए, मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। आप लोगों का दिन शुभ हो, आप लोग बढ़िया रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, इसी आशा के साथ कि अगली वीडियो में पुनः मेरे साथ मिलने के लिए तैयार रहें। लेता हूँ विदा। बाय बाय।